अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। कल हमने इस एक्सरसाइज 3.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 तक कवर किया था। क्वेश्चन 7 तक किया था या क्वेश्चन 6, लेट मी जस्ट चेक, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ। आपके बुक के ऊपर चलता हूँ, हियर यू गो, यहाँ से हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 1 किया था, 2, 3, 4, 5 और यहाँ 6 तक हमने कवर किया था, क्योंकि अभी मुझे याद है ओरिजिन और उस पॉइंट के लिए हमने मोमेंट ऑफ फोर्स या टार्क हमने फाइंड किया था। तो यहाँ तक हमने कल कवर कर लिया था। एंड सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, ये आज हम करेंगे। So let me just take you back onto your book और onto the blackboard और वहाँ से इसको शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका एक्सरसाइज गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कल किया था और आज हम ये क्वेश्चन 7 करेंगे। इट सेज इफ a plus b plus c equals to 0, show that a cross b equals to b cross c equals to c cross a। अगर a plus b plus c एक 3 आपके पास लेट्स से वेक्टर्स है, तो उनका एडिशन अगर 0 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि आप ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट लो या बी सी का क्रॉस प्रोडक्ट लो या सी ए का क्रॉस प्रोडक्ट लो, ये सारे एक दूसरे के बराबर होंगे। लेट अस प्रूव इट। इस क्वेश्चन नंबर 7 का अब हम सॉल्यूशन शुरू करने वाले हैं। हमारे पास एक कंडीशन गिवन है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वी हैव, और कंडीशन क्या है कि आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये हम यहाँ पर लिख लेंगे कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक कंडीशन गिवन है। अब हमने इसको प्रूफ करना है कि आपका ये जो है a क्रॉस बी क्रॉस सी और c क्रॉस a वो है एक जैसे हैं, ठीक है। दीज आर इक्वल्स। a प्लस बी प्लस सी के साथ हम कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे हमारे पास a क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस सी इक्वल्स टू सी क्रॉस a प्रूफ हो जाए। तो उसके लिए अगर a प्लस बी प्लस सी के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट लूँ a का, तो वहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन सकता है। और फिर इसी a प्लस बी प्लस सी के साथ में अगर b का क्रॉस प्रोडक्ट लूँ, तो वहाँ से भी एक इक्वेशन बनेगा और वो मेरे ख्याल में ये प्रूफ कर लेगा कि a क्रॉस b इक्वल्स टू b क्रॉस c विच इज़ इक्वल्स टू c क्रॉस a, ठीक है। लेट अस डू दैट। यहाँ पर मैं कुछ लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट ये जो आपका a प्लस बी है ना, इसके साथ में a का क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ। a क्रॉस प्रोडक्ट विद a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और चूँकि लेफ्ट साइड से मैंने a का क्रॉस प्रोडक्ट लिया, तो फिर राइट साइड से भी मैं लूँगा ना, तो यहाँ से भी मैं a क्रॉस 0 कर लूँगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे हमने क्या करना है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। ये आपका बनेगा a क्रॉस a, बीच में प्लस, फिर a क्रॉस b, ठीक है, और बीच में प्लस, फिर a क्रॉस c, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो a क्रॉस 0 जो है, अगर मैं यहाँ पर रेफरेंस में लिख लूँ, a क्रॉस 0 जो है वो आपका 0 के बराबर है, ठीक है। देखिए, एक आपका नल वेक्टर हो, उससे आप किसी भी एक वेक्टर को मल्टीप्लाई कर लो तो वो 0 के बराबर होता है। लेट्स मूव ऑन। अब यहाँ पर इसके अलावा जो आपका a क्रॉस a है ना, तो ये a क्रॉस a आपका किस चीज़ के बराबर है, वो भी 0 के बराबर है। मैंने आपको कहा था कि दो वेक्टर्स अगर सेम है तो उसका मतलब है कि वो पैरेलल है, तो उसका मतलब है कि उसमें जो थीटा है तो वो 0 डिग्री है। तो अगर थीटा 0 डिग्री है, तो फिर आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा बनता है तो वो फिर 0 बनता है, और साइन 0 आपका 0 के बराबर है, जो आपका पूरा क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 कर देता है। एंड a क्रॉस a इज equals to 0. The cross product of the same vectors are 0. ठीक है। यहाँ a क्रॉस a की जगह मैं लिखूंगा 0, और फिर आपका है प्लस a क्रॉस b अपनी जगह, ठीक है। और ये जो a क्रॉस c है ना, इसको मैं इक्वलिटी की इस तरफ लेकर आता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसको, अगर ये a क्रॉस c मैं इस तरफ लेकर आऊँ, तो ये फिर माइनस a क्रॉस c के बराबर होगा। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने इस एक्सरसाइज का इंट्रो वाला पार्ट देखा है, जो लेक्चर नंबर मेरे ख्याल में 30 बनता था, तो उसमें हमने आपको समझाया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो उसमें ये था कि अगर आपके पास एक क्रॉस प्रोडक्ट है a क्रॉस c, तो वो बराबर है इनटू अगर इस साइड पे हम लिखे तो वो माइनस c क्रॉस a के बराबर होगा फिर, ठीक है। मतलब
ये है कि अगर आपके पास A क्रॉस C है तो उसको अगर आप C क्रॉस A बनाना चाहे तो यहाँ पर फिर आपको माइनस लगाना पड़ेगा। वो इसके बाद हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। लेकिन A क्रॉस C फॉर टाइम बिंग जब इक्वलिटी की इस तरफ आप लेकर आते हो तो वो माइनस A क्रॉस C बनता है। तो अगर आपके पास है माइनस A क्रॉस C तो ये माइनस A क्रॉस C अगर इसको मैं लिखूँ C क्रॉस A प्लस C क्रॉस A तो फिर गलत तो नहीं होगा ना। अगर A क्रॉस C इस तरफ माइनस C क्रॉस A है, ठीक है, तो माइनस A क्रॉस C यहाँ पर मैं इसको C क्रॉस A तो लिख सकता हूँ। यहाँ पर हमने एक्सचेंजमेंट की, C पहले लेकर आए A बाद में तो ये बना, यहाँ पर C पहले लेकर आए A बाद में तो फिर प्लस बना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो A क्रॉस C हमने इक्वलिटी की इस तरफ लेकर आए तो सिर्फ इसको माइनस बना दिया। एनीवे लेट्स मूव ऑन। यहाँ से आपका ज़ीरो तो ख़त्म हो जाता है, A क्रॉस B रह जाता है। एंड सो A क्रॉस B इज़ माइनस A क्रॉस C जो है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ C क्रॉस A, ठीक है। यहाँ पर आप रीज़न लिख भी लो तो खैर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि सिंस आपका जो आपका है माइनस A क्रॉस C तो वो C क्रॉस A के बराबर है, ठीक है। देखिए कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड इन वेक्टर्स। लाइक आप ये नहीं लिख सकते हो कि A क्रॉस C जो है वो C क्रॉस A के बराबर है, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड ही नहीं होता है। यहाँ पर अगर आप C क्रॉस A लिखते हो तो फिर यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। एनीवे अब आपका आ गया A क्रॉस B इक्वल्स टू C क्रॉस A। अगर आप यहाँ पर देखें ना तो A क्रॉस B भी मौजूद है और C क्रॉस A भी हमने बना दिया। तो दो चीज़ें आपके पास प्रूफ हो गई कि A क्रॉस B जो है वो C क्रॉस A के बराबर है। तो इसको मैं एक इक्वेशन का नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर अब हम करेंगे सिमिलरली, ठीक है, कि आपका जो वो A प्लस B प्लस C है ना, ठीक है, A प्लस B प्लस C तो वो 0 के बराबर है, ठीक है। तो उसके साथ इस दफ़ा मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने A मल्टीप्लाई किया था, मतलब A का क्रॉस प्रोडक्ट लिया था। अब इस दफ़ा मैं B का लूँ या C का लूँ, तो चलो B का ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा B क्रॉस इंटू A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 0। सॉरी 0 नहीं, इस तरफ भी मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा, सो B क्रॉस 0, राइट। तो अब मैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, B क्रॉस A प्लस B क्रॉस B प्लस B क्रॉस C इक्वल्स टू B क्रॉस O जो है वो किस चीज़ के बराबर है, B क्रॉस O आपका 0 के बराबर है, ठीक है। तो मैं B क्रॉस O की जगह यहाँ पर 0 लिख सकता हूँ। नाउ आपका जो B क्रॉस B है ना, तो ये B क्रॉस B भी आपका सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। यहाँ ऊपर मैंने आपको समझा दिया है। एनीवे तो B क्रॉस A अगर मैं इसको इस तरफ लेकर आऊँ ना, ये B क्रॉस A, क्योंकि यहाँ पर अब B क्रॉस C हमने प्रूफ करना है तो वो B क्रॉस C यहाँ पर रह जाता है। लेकिन B क्रॉस A जो है इसको हमने A क्रॉस B बनाना है। तो A क्रॉस B बनाने के लिए मैं इसको इस तरफ लेकर आऊँगा ताकि ये माइनस बने और बाद में मैंने ये प्रूफ करना है कि A क्रॉस B इस दफ़ा जो है वो B क्रॉस C के बराबर है। तो ये दोनों इक्वेशंस फिर हम कंपेयर कर लेंगे और ये सारा कुछ हो जाएगा। तो ये जो आपका B क्रॉस A है ना, इसको मैं इस तरफ लेकर आता हूँ और B क्रॉस B जो है वो 0 के बराबर है, प्लस B क्रॉस C जो है वो अपनी जगह ही रहेगा, क्योंकि ये हमने प्रूफ करना है। ऊपर आप देखें तो सॉरी यहाँ पर इसको हमने प्रूफ करना है तो ये अपनी जगह रहेगा। सो B क्रॉस C इक्वल्स टू ये B क्रॉस A जब मैं इस तरफ लेकर आऊँगा तो ये माइनस B क्रॉस A बनेगा ना। अच्छा अब हमने आगे क्या करना है, 0 और B क्रॉस C आपका B क्रॉस C बनता है इक्वल्स टू ये माइनस B क्रॉस A जो है ये A क्रॉस B के बराबर है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आपका अगर है A क्रॉस B तो वो माइनस B क्रॉस A के बराबर है। अगर आपको इसको कम्यूटेटिव के फॉर्म में लिखना है तो फिर यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। एंड सो आई थिंक ये हमारा आ गया ना, B क्रॉस C इक्वल्स टू A क्रॉस B। या फिर मैं यहाँ पर इसको और भी सिंप्लीफाई करूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि आपका जो वो है ना A क्रॉस B, तो ये A क्रॉस B आपका B क्रॉस C के बराबर, ठीक है। अगर B क्रॉस C A क्रॉस B के बराबर है सो ये आपका पता नहीं कौन सी प्रॉपर्टी है, लेकिन A क्रॉस B इस तरफ आप लेकर आओ B क्रॉस C इस तरफ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वेल इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 अगर आप देखो तो यहाँ से हम एक चीज़ अख़ज़ कर सकते हैं और वो आपका होगा
कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आपका A क्रॉस B जो है वो C क्रॉस A के बराबर है, ठीक है, और A क्रॉस B जो है वो फिर आपका B क्रॉस C के भी बराबर है। तो इसका मतलब है कि A क्रॉस B, C क्रॉस A और B क्रॉस C ये सारे आपके इक्वल हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आपका नाम उमर है और उमर की हाइट जो है वो असद जितनी है और फिर असद की हाइट जो है वो जिब्रान जितनी है, ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि फिर उमर की हाइट भी जिब्रान जैसी है, ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई होती है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे कि नाउ A क्रॉस B जो है वो B क्रॉस C के बराबर है विच इज C क्रॉस A, ठीक है, और बड़ा सा आप यहाँ पर लिख लो कि ये आपका हो जाता है हेंस प्रूफ, ठीक है। सो बड़ी आसान तरीके से मैंने इसको प्रूफ कर दिया आपको। ये छोटा सा प्रोसेस आप अप्लाई कर लेते हो तो आप प्रूफ कर सकते हो। एनीवे इसमें स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप हमें बता सकते हैं। Now let's just move on to question number 8. So now is the turn for question number 8 and what does it say? Question number 8 says that find a unit vector सही है ना, find a unit vector perpendicular to both A and B। एक यूनिट वेक्टर हमने फाइंड करना है जो कि A वेक्टर और B वेक्टर को परपेंडिकुलर होगा। तो अगर आपने एक वेक्टर फाइंड करना हो जो कि दो और वेक्टर्स को परपेंडिकुलर हो तो इसका मतलब है कि अगर दो और वेक्टर्स आपके परपेंडिकुलर गिवन हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेने से आपका थर्ड वेक्टर आ जाता है, ठीक है, जो कि इन दोनों को परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से हम एक थर्ड वेक्टर फाइंड कर लेंगे, राइट, और उस थर्ड वेक्टर की फिर हम यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे तो उसका यूनिट वेक्टर फिर होगा अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, राइट, तो वो यहाँ से हम कर सकते हैं। दिस इज द होल प्लान। Let's move on. Solution of part number first. So part number first में आपका A vector given है and A vector is आपका है I plus J plus K, I plus J plus 2K। अच्छा, B vector आपका given है 2I plus J minus 3K, right, और फिर आपका चलो इतना है ना। अब हमने एक वेक्टर कंसिडर करना है कि let's C be the vector, ठीक है, उसका फिर बाद में हम यूनिट वेक्टर लेंगे। Do not confuse yourself, यहाँ पर यूनिट वेक्टर का कहा है तो सबसे पहले हम वो वेक्टर तो फाइंड कर लेना। लेट सी बी द वेक्टर, ठीक है, कि जो आपका है क्या है परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी, ए और बी को परपेंडिकुलर एक वेक्टर सी है। सो अब हमने क्या लिखना है कि ये सी वेक्टर जो है ये किस चीज के बराबर होगा। नाउ दिस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर नहीं, मतलब हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है ना, तो इसका फिर यूनिट वेक्टर किस चीज़ के बराबर होगा। इसका फिर यूनिट वेक्टर C का यूनिट वेक्टर जो है इसका अगर मैं इसको खेप पहना दूं तो इसका मतलब है कि C यूनिट वेक्टर। सो ये C यूनिट वेक्टर पे आपका बराबर होगा अ वेक्टर C डिवाइडेड बाय दिस वेक्टर C मैग्नीट्यूड। इसको मैं एक इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अब आगे हमने क्या करना है कि इसमें जो अननोन्स है ना वो हम फाइंड करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज हमने ऐड करनी है कि लेट C इज इक्वल टू A क्रॉस B, ठीक है, बी द वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। तो ये भी आप साथ में रख लो कि लेट C इज इक्वल टू A क्रॉस B, क्योंकि वो C वेक्टर आपका A क्रॉस B के बराबर होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा A और B को। तो फिर अब यहाँ पर हमने C वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है, फिर उसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, फिर इसमें पुट करके हमारा यूनिट वेक्टर आ जाता है। सो नाउ द C वेक्टर इज A क्रॉस B, राइट, वो A क्रॉस B वेक्टर के बराबर है ना, तो A क्रॉस B हम कर लेंगे। वो हम किस तरह करते हैं आपको अच्छी तरह मालूम होगा। हम यहाँ पर लगाते हैं I, यहाँ पर लगाते हैं J, यहाँ पर लगाते हैं K, फिर इस I J K के नीचे कोएफिशिएंट्स लिखते हैं, पहले A का फिर B वेक्टर का। सो यहाँ पर 1, J का भी 1 है और K का फिर यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर अब 2 1 माइनस 3, 2 1 माइनस 3, इसको अब हमने एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड बाय विद रिस्पेक्ट टू R1 से इसको हमने एक्सपेंड करना है। एंड सो नाउ C वेक्टर इज इक्वल्स टू I multiply by the minor of elements, 1 multiply by 3 is minus 3 minus 2, right, 2 1s are 2, फिर minus j लगता है and then minus 3 2 2s are 4 minus 4, फिर plus k लगता है and then 1 1s are 1 minus 2 1s are 2। अच्छा, minus 3 minus 2 आपका minus 5 बनता है, इसके साथ मल्टीप्लाई करके minus 5 आई आता है, सॉरी आयोटा नहीं है ये आई है।
सो आयोटा से याद आया कि अगर यूनिट नंबर फर्स्ट आपको उसमें भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे पहले लेक्चर्स देख सकते हैं, इस प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। हमने वो यूनिट सारा अच्छी तरह सॉल्व किया। यहाँ पर -7 आता है, माइनस माइनस इज प्लस, सो +7j। यहाँ से -1 आता है, सो -k, ठीक है। एंड सो आई थिंक दिस इज़ द वेक्टर जो हमें चाहिए। ये हमारा वेक्टर आ गया ना। अब इससे आगे इसका हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सो अच्छा, यहाँ पर मैं अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करता हूँ। इन दिस इम्प्लाइज दैट जो आपका सी वेक्टर है ना, इसका मैं मैग्नीट्यूड फाइंड करता हूँ। तो अंडर रूट के अंदर आपका -5 जो है इसको हम स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर प्लस लगता है, 7 को स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। फिर प्लस लगता है और यहाँ पर -1 है ना, सो -1 को भी हम स्क्वायर कर लेंगे। एंड दिस इज इक्वल्स टू 5 5 25 प्लस 25, ठीक है। तो ये जो एब्सोल्यूट होता है ना, ये एक मशीन है। इसमें इसके अंदर आप नेगेटिव नंबर्स डालते हो, वो पॉजिटिव बन के निकलते हैं। 7 7 49 प्लस 1 1 1, राइट। एंड दिस इज इक्वल्स टू आपका 25 प्लस एक मिनट, यहाँ पर कहीं पर हमने कोई प्रॉब्लम की है। मेरे ख्याल में यहाँ पर एक प्रॉब्लम मौजूद है जिसको हमने देख लेना है, और वो प्रॉब्लम आपका है। एंड सो द प्रॉब्लम वाज हियर, यहाँ पर आपका है -2i और यहाँ पर मैंने माइनस नहीं लगाया है। सो दिस इज -2i प्लस j -3k। नीचे अगर आप आए तो यहाँ पर मैंने फिर -2 लगाना पड़ेगा और फिर 1 और -3, और आगे आए तो फिर आपका ये निकल जाता है। और यहाँ पर इसके लिए मैं अगर कर लूँ, सो 2 2s are 3 2 2s are 4, यहाँ पर ये +4 निकलता है, राइट, क्योंकि माइनस फार्मूला के अंदर और एक माइनस ये, तो वो +4 बनता है। और फिर आप k के लिए कर लो, सो 1 1 0 1 2 1 0 2 और माइनस माइनस इज प्लस, तो यहाँ पर भी आपका +2 बनता है। और इसको अगर मैं हटाऊं तो यहाँ पर ये +3 बनेगा, तो ये +3k बनेगा, +3k। यहाँ पर आपका 4 - 3 इज +1, राइट। इसको हटा के ये +1 -j बनता है, सो दिस इज -j, राइट। सो गलती भी कभी कभार अच्छी होती है। वैसे अगर हम इसी तरह भी काटे तो प्रोसेस तो हम अप्लाई कर लेना कर रहे हैं, लेकिन आंसर जो है वो बुक वाला ना आता फिर। एनीवे, उसके लिए मैंने ये आपको ठीक करा दिया। सो फिर यहाँ पर 5 5 25 और फिर आपका 7 की जगह हम यहाँ पर -1 पुट करेंगे। सो -1 1 1, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पर हम 3 पुट करेंगे ना, +3 3 3 9। वेल, सो 25 + 9 इज 34 और 34 + 1 इज 35। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे 35 अंडरवेयर के अंदर। सो नाउ अब हमने वैल्यूज पुट करने हैं। पुट वैल्यूज इनटू किस चीज में, इन इक्वेशन नंबर 1 इसमें, ठीक है। क्योंकि हमने c भी फाइंड कर लिया और c मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लिया, सो अब हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। एंड सो द c यूनिट वेक्टर इज c वेक्टर, एंड दिस इज द कॉम्प्लिकेटेड वेक्टर जिसमें हमने बहुत सारे गलतियां की थी। -5i -j और +3k, अब अच्छा लग रहा है। एंड डिवाइडेड बाय √35, ठीक है। सो यहाँ तक बस हमारा आंसर ठीक है। अब -5 के नीचे भी ये लिख लो, -1 के नीचे भी लिख लो और 3 के नीचे भी लिख लो, तो ज़्यादा फिर वो यूनिट वेक्टर लगता है, लेकिन ये भी ठीक है, चलो। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं विच इज़ द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, ठीक है। सो इसमें कोई भी क्वेश्चन है आप हमें बता सकते हैं, और ये भी बताएं कि ये गलती आपने पिक की थी या नहीं। तो इस वजह से मैं आपको कहता हूँ कि आप अपने पास बुक ज़रूर रखा करें ताकि आप क्वेश्चंस जो है उसके साथ देखा करें। एनीवे, लेट्स कम टू पार्ट नंबर दिस सेकंड पार्ट, ठीक है। और इफ़ यू डोंट माइंड तो वो भी मैं इसी पेज पर कर लेता हूँ। वेल, सो द सेकंड पार्ट इज फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब सी द डिफरेंस, यहाँ पर यूनिट वेक्टर का कहा था, यहाँ पर अब इन्होंने कहा है कि फाइंड द वेक्टर। अब एक वेक्टर हमने फाइंड करना है ऑफ मैग्नीट्यूड 10, जिसका मैग्नीट्यूड 10 होगा। सो लेट्स से हमारा एक वेक्टर है v कह लूँ, चलो। तो ये v वेक्टर जो है इसको हमने फाइंड करना है, राइट। इसका मैग्नीट्यूड इन्होंने हमें गिवन दिया है विच इज 10।
और इसमें एक चीज एब्सेंट है जो कि हमने फाइंड करनी है, तो उसके लिए ये सारा इनने ड्रामा रचाया है। ठीक है, यहाँ पर v वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है लेकिन यूनिट वेक्टर गिवन नहीं है। सो आपको मैं बता दूं कि एक वेक्टर जो होता है तो वो इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इन द यूनिट वेक्टर। तो आप मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करते हो, मतलब ये आपका मैग्नीट्यूड देता है और ये डायरेक्शन, तो वो एक वेक्टर बन जाता है। सो अ वेक्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये चीजें मैंने आपको थ्योरी में समझाई थी कि वेक्टर और स्केलर में ये डिफरेंस होता है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है और उसका एक डायरेक्शन भी होता है, लेकिन स्केलर जो है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। सो ये उसका मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है, राइट। तो वो एक वेक्टर बन जाता है। सो यहाँ पर हमने ये यूनिट वेक्टर अब फाइंड करना है ताकि हम ये वेक्टर फाइंड कर ले इसमें पुट करके। तो उसके लिए ये तो गिवन है, चलो ये गिवन हो गया, लेकिन ये हमने अब फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए इन्होंने एक कंडीशन दिया है कि इन दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। इस ए और बी को ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर मीन्स कि अगर आप एक काम कर लो, इन दोनों का आप क्रॉस प्रोडक्ट लो ना, ए क्रॉस बी, तो उससे एक थर्ड वेक्टर बनेगा जो कि ये वेक्टर होगा। ठीक है, ये वेक्टर होगा। तो इस वेक्टर को फाइंड करने के लिए हमने ए क्रॉस बी करनी है। ठीक है, और ए क्रॉस बी से जो आपका वेक्टर आएगा ना, लेट्स कॉल इट सी वेक्टर, तो वो सी वेक्टर दरअसल वी वेक्टर ही होगा। मतलब उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो लेकिन डायरेक्शन जो है वो v का ही होगा। तो इस c वेक्टर जो हम a क्रॉस b से फाइंड कर लेंगे ना, इस c वेक्टर का जब हम यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे तो वो दरअसल ये v वेक्टर का यूनिट वेक्टर ही होगा। तो ये यूनिट वेक्टर फिर हम यहाँ पर पुट कर लेंगे एंड we will get the answer। मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ लेकिन I really want you to know the core concepts। Well, solution of part number 2। A एक वेक्टर इन्होंने गिवन दिया है जो है आपका 2i minus 3j plus 4k, और एक दूसरा वेक्टर b है जो आपका है 4i minus 2j minus 4k, राइट। अब यहाँ पर जो आपका वेक्टर v है ना, लेट्स कॉल इट के जो हमने फाइंड करना है, लेट v be the vector perpendicular to both a and b। ठीक है, एंड सो हमने कंसीडर कर लिया कि v एक वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है a और b को, जिस तरह इन्होंने ये कंडीशन यहाँ पर गिवन दिया है। ठीक है, सो अब हमने आगे क्या करना है। अगर v वो वेक्टर है जो कि हमने फाइंड करना है, सो दिस इम्प्लाइज दैट उसका फिर आपका मैग्नीट्यूड गिवन है और वो क्या है, वो आपका है यहाँ पर 10, तो उसका 10 मैग्नीट्यूड है, राइट। अब मैं एक और चीज आपको लिखवा दूं कि जो आपका ये v वेक्टर होगा ना, ये आपका होगा किस चीज के बराबर, ये वेक्टर ये मैग्नीट्यूड के बराबर होगा n टू द यूनिट वेक्टर। ठीक है, सो इसको हम एक इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। ठीक है, कि लेट v बी द वेक्टर रिक्वायर्ड वेक्टर, तो वो v मैग्नीट्यूड इंटू v यूनिट वेक्टर का है बराबर। तो v मैग्नीट्यूड तो गिवन है लेकिन v यूनिट वेक्टर जो है वो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये v यूनिट वेक्टर जो है अननोन है, तो सबसे पहले इसको हम फाइंड करते हैं, राइट। तो उसके लिए अब हम एक और चीज़ कंसिडर करते हैं कि नाउ लेट्स से एक हम लेते हैं एक सी वेक्टर जो कि a क्रॉस b के बराबर है। ठीक है, एक सी वेक्टर हम लेते हैं जो a क्रॉस b के बराबर हो। तो इस सी वेक्टर को अब हम फाइंड कर लेंगे, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करके दरअसल वो v यूनिट वेक्टर ही होगा। ठीक है, तो वो सी वेक्टर हम अब फाइंड करते हैं। देखिए, उसका सिर्फ यूनिट वेक्टर जो है वो v यूनिट वेक्टर के बराबर होगा। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? यूनिट वेक्टर जो है डायरेक्शन होता है आपका, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है लेकिन इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। सो लेट्स से कि आपका v वेक्टर जो है उसकी ये डायरेक्शन है कि वो ईस्ट की तरफ जा रही है। आप सी वेक्टर जो फाइंड करते हो ना, तो वो कंडीशन इन्होंने दिया है कि वो दरअसल v वेक्टर का ही डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो c वेक्टर का यही डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड तो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन ये होगा। तो इस डायरेक्शनल वेक्टर को जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। एंड सो यूनिट वेक्टर्स यहाँ पर इन दिस केस v यूनिट वेक्टर एंड c यूनिट वेक्टर जो अब हम फाइंड करेंगे ना a क्रॉस b से, वो दरअसल सेम होगा, वो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे। एनीवे, तो यहाँ पर अब मैं इसको i j k करके इसको मैं फाइंड करता हूँ।
सो एक राज भी यहाँ पर 2 माइनस 3 4, 2 माइनस 3 4, और यहाँ पर 4 माइनस 2 माइनस 4, 4 माइनस 2 माइनस 4। इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ किस चीज पे, एक्सपेंड बाय R1 से मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। वेल अब हमने क्या करना है कि बस इसको एक्सपेंड करते हैं। सो I माइनर ऑफ एलिमेंट्स 3 4s are 12 प्लस 12 माइनस माइनस प्लस 2 4s are 8, फिर आपका है माइनस j, और आपका बनता है 2 4s are 8 माइनस 8, फिर 4 4s are 16, ठीक है, और फिर प्लस k है। सो यहाँ से 2 2s are 4 और 3 4s are 12 प्लस 12, राइट। सो 12 प्लस 8 इज 20 I। यहाँ पर माइनस 8 माइनस 16 इज 24, सो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज प्लस, प्लस 24j, और यहाँ पर आपका 8 आता है ना, सो प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय प्लस k इज 8k, राइट। तो ये आपका वो आ गया आपका c वेक्टर। अब इस c वेक्टर का हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है, और फिर इसका यूनिट वेक्टर भी हम फाइंड कर लेंगे। एंड सो नाउ दिस इम्प्लाइज दैट आपका जो c यूनिट वेक्टर है ना वो हम फाइंड कर लेंगे। सो 20 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू 20 को अगर आप स्क्वायर कर लो तो फिर 400 बनता है, 24 को स्क्वायर कर लो सो वो बनता है आपका 576, और प्लस 8 को स्क्वायर कर लो तो वो 64 बनता है, ठीक है। इसमें से जो हमारा आंसर निकलता है ना तो वो है, इन सब को ऐड करके वो 1040 बनता है, ठीक है। 1040 को इनटू द मल्टीपल्स ऑफ मैं 16 लिख लूँ तो फिर 16 क्रॉस 65 बनता है। सो 16 का मैं अंडर रूट निकालूँ तो वो 4 आता है, और 65 का तो अंडर रूट नहीं निकलता है। सो ये दरअसल आपका c इंटू मैग्नीट्यूड आ गया। नाउ अब हमने क्या करना है कि c यूनिट वेक्टर लिखना है। सो c यूनिट वेक्टर इज c वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो c यूनिट वेक्टर इज दिस वन, राइट, 20i प्लस 24j प्लस 8k एंड डिवाइडेड बाय नीचे आपका 4 है एंड अंडर द रूट 65, राइट। यहाँ से मैं अगर एक काम कर लूँ, इन सब में से अगर मैं 4 कॉमन लूँ ना तो निकल सकता है। यहाँ से 20 से मैं 4 कॉमन लूँ तो ये आपका बनेगा 5, 4 5 are 20, सो 5i प्लस 24 से मैं 4 निकालूँ तो 6 निकलता है, 6 4s are 24j, और पर 8 से निकालूँ तो 2 बनता है, 2k, नीचे आपका है 4 इंटू अंडर द रूट 65। चलो 4 इसके साथ कैंसिल हो जाता है, और फिर ये आपका जो रह जाता है ना तो ये आपका c यूनिट वेक्टर है दरअसल, ठीक है। तो इसको अगर मैं चलो यहाँ पर लिख लेता हूँ, जगह बहुत कम है, खैर यहाँ पर लिख लेता हूँ, अगली स्लाइड पे चले जाएंगे। सो 5 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 65i, फिर 6 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 65j, फिर आपका है 2 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 65k। ये दरअसल आपका c यूनिट वेक्टर आ गया, राइट। अब ये c यूनिट वेक्टर दरअसल v यूनिट वेक्टर है, ठीक है, तो उसमें हम पुट करके अपना वो जो है निकाल सकते हैं। सो इफ़ यू डोंट माइंड, मैं यहाँ पर अगर एक काम कर लूँ ना, इसको इरेज करके ऊपर मैं लिख लूँ तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। सो चलो यहाँ तक ठीक है, इतने में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं अगले स्टेप्स कर लेता हूँ। सो अब आपका जो वो है ना, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हियर आपका जो v यूनिट वेक्टर है ना तो वो किस चीज़ के बराबर है, वो दरअसल c यूनिट वेक्टर के बराबर है, राइट। तो वो आपका फिर होगा ये वेक्टर, ठीक है, जो ये वाला है। सो ये मैं नहीं लिखता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह इतना नहीं है। सो v यूनिट वेक्टर इक्वल्स c यूनिट वेक्टर,
तो अब हम एक काम करते हैं, पुट वैल्यूज इनटू इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 के सारी चीजें फाइंड हो गई ना, ये भी गिवन है और ये भी हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, विच इज दिस वन। तो अब हम इसको पुट करते हैं, ठीक है, और फिर मैं आंसर लिख लेता। वेल, सो नाउ v वेक्टर इज इक्वल्स टू v मैग्नीट्यूड विच इज 10 और फिर v यूनिट वेक्टर विच इज c वेक्टर विच इज दिस वन। तो वो हम यहाँ पर लिख लेंगे 5 डिवाइडेड बाई under the root 65 I plus 6 divided by under the root 65 j plus 2 divided by under the root 65 k। ठीक है, कुछ हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। चलो ये आपका आंसर है। सो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं कि विच इज द रिक्वायर्ड वेक्टर। तो ये हमारा वो रिक्वायर्ड वेक्टर था जो इन्होंने पूछा था। मेरे ख्याल में इसको आपको प्रॉब्लम होगी इसमें। देखिए, एक वेक्टर हमने फाइंड करना है जिसकी मैग्नीट्यूड 10 है। लेट्स से v बी द वेक्टर, तो वो हमने फाइंड करना है, उसका मैग्नीट्यूड आपका 10 है। उसको फाइंड करने के लिए एक चीज की जरूरत पड़ेगी, दो चीजों की, एक मैग्नीट्यूड और एक उसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर अननोन है, तो इस यूनिट वेक्टर को फाइंड करने का इन्होंने कंडीशन दिया है कि ये a और b को परपेंडिकुलर है। तो मतलब a और b की जो परपेंडिकुलर वेक्टर हम फाइंड कर लेंगे ना, लेट्स सी दैट वेक्टर इज c, तो उस c वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा ना, ठीक है, इस c वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा तो वो दरअसल ये v यूनिट वेक्टर ही होगा। तो पहले हम c यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं, उसको v वेक्टर कह देते हैं यहाँ पर, और फिर इसमें पुट करके किधर है, अच्छा यहाँ पर पुट करके आपका v वेक्टर आ जाता है। एनीवे, दिस इज इट। Now let's move on to the last question, question number 9. Well, so this is your question number 9. It says find the area of a parallelogram whose diagonals are given. Diagonals इन्होंने given दिए हैं a और b, और दूसरे केस में भी a और b दो diagonals इन्होंने given दिए, और हमने area of parallelogram find करना है। तो मैंने आपको बताया था कि area of parallelogram whose adjacent sides are given इज a क्रॉस b, जो वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। जब उसका डायगोनल्स गिवन हो तो फिर वो 1/2 इंटू a क्रॉस b वो होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो वो आपका एरिया निकल आता है, इसमें से स्क्वायर यूनिट्स में उसका आंसर आ जाता है। सो लेट्स जस्ट डू इट। दिस इज द प्लान। हम यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन हम पार्ट नंबर फर्स्ट का कर रहे हैं, तो a और b भी मुझे नहीं लिखना। यहाँ पर सिर्फ मैं लिखूंगा कि वी नो दैट एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर गिवन इज, तो वो आपका है एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, लेट्स से AP इसको हम कहते हैं, तो वो है आपका 1/2 इंटू, इन दिस केस a और b डायगोनल्स है, तो a क्रॉस b आपका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसको मैं एक इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। अब इसमें a क्रॉस b अननोन है, तो पहले उसको फाइंड करते हैं, एंड देन आपका जो है वो बन जाएगा। सो नाउ a क्रॉस b हम सबसे पहले कर लेते हैं, एंड सो a क्रॉस b में आपका यहाँ पर जो है i j और k होता है ना, ठीक है। सो i j k के नीचे a के कोएफिशिएंट्स 4, 1 और -2, ठीक है। यहाँ पर आपका है -2, 3 और 4, ठीक है। इसको हम एक्सपेंड करते हैं किस चीज़ पे, इसको हम एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1 से ही इसको हम एक्सपेंड करते हैं, राइट। सो नाउ a क्रॉस b इज i, 4 1s are 4, minus is plus 2 3s are 6, minus j 4 4s are 16, minus और minus is minus, 2 2s are 4, और प्लस k 3 4s are 12, और minus is plus 2 1s are 2, ठीक है। नाउ इक्वल्स टू 4 प्लस 6 is 10i, और यहाँ पर 16 minus 4 is 12 minus j is minus 12j, यहाँ पर 12 plus 2 is 14, so plus 14k। ये आपका आ गया a क्रॉस b, ठीक है, ये आपका a क्रॉस b है। चलो अब इस a क्रॉस b का हम क्या करेंगे, हम इसका हलवा बनाएंगे, हलवा। वेल यहाँ पर अब इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे ना, यहाँ पर तो मैग्नीट्यूड है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे कि नाउ जो a क्रॉस b है ना, इसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे, एंड दिस मैग्नीट्यूड वो हम किस तरह निकालते हैं। सो हम अंडर रूट लेते हैं, अंडर रूट के अंदर जो इसके कोएफिशिएंट्स होते हैं ना यहाँ पर, तो वो 10 को हम स्क्वायर कर लेंगे, फिर आपका है प्लस -12 को स्क्वायर कर लेंगे, और फिर आपका है प्लस 14 को भी स्क्वायर कर लेंगे। तो अगर आपका यहाँ पर इसको मैं ब्रैकेट्स में बंद कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। प्लस को ना भी करें, लेकिन माइनस को आप ज़रूर स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किया करें, क्योंकि माइनस जो है
वो -1 होता है दरअसल, तो वो स्क्वायर होके प्लस निकलता है। नाउ इक्वल्स टू 10 10s are 100, ठीक है। और उसके बाद जो आपका 12 है ना, 12 को स्क्वायर करके आप 144 निकलता है, और 14 को आप स्क्वायर करते हो तो वो 196 बनता है। तो इन सब को जब आप ऐड करते हो तो आपका निकल आता है 440, राइट, 440 निकलता है। और 440 को हम लिख सकते हैं इनटू द प्रोडक्ट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 110। तो 4 जो है इसका हम अंडर रूट निकाले तो वो 2 निकलता है, और 110 जो है वो अंदर रह जाता है। So this is A cross B magnitude. I think now we are ready to put values into this equation. So now आपका जो equation number 1 है ना, वो implies that यहाँ पर area of parallelogram है. So area of parallelogram is half this thing, right? So 2 into under the root 110, और आंसर क्या आएगा स्क्वायर यूनिट्स में, तो स्क्वायर यूनिट्स 2 के साथ कैंसिल होता है, इंटू अंडर द रूट 110 स्क्वायर यूनिट्स जो है आपका रह जाता है, ठीक है। दिस इज द आंसर। देखिए इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें बता सकते हैं, बहुत ही आसान है, आप फॉर्मूलेज में सिर्फ पुटिंग ही करते हो। एनीवे लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। वेल सो दिस इज पार्ट नंबर सेकंड, राइट। पार्ट नंबर सेकंड अब हम करेंगे ए और बी वेक्टर हमारे पास ये बने, राइट, यहाँ पर ए वेक्टर और दिस इज बी वेक्टर। तो वी नो दैट द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर गिवन इज 1/2 a क्रॉस b, ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते थे। नाउ अब हमने a क्रॉस b फाइंड करना है। सो a क्रॉस b हम निकालेंगे। a क्रॉस b में यहाँ पर i होता है, j होता है, k होता है। ये k मैंने बड़ा नज़दीक लिख लिया ना। सो i j k के नीचे 3 2 -2 3 2 -2, और यहाँ पर आपका है 1 -3 और फिर 4 है। इसको मैं एक काम करता हूँ, एक्सपेंड बाय r1 करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर a क्रॉस b अब हमने निकालना है, तो उसके लिए आपका है i 2 4s are 8 minus 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 is minus 3 6 are 12 2 3s are 6, यहाँ पर माइनस j 3 4s are 12 minus minus is plus 2 1s are 2, और फिर यहाँ पर आपका k है 3 3s are 9 minus 2 1s are 2। अगर आपको इस एक्सपेंशन में प्रॉब्लम है तो आपको यूनिट नंबर 2 देखना पड़ेगा। 8 minus 6 is 2 2i, यहाँ पर 12 plus 2 is 14j minus 14j, -9 minus 2 is -11k, ठीक है। ये आपका आ गया a क्रॉस b, ठीक है, a क्रॉस b आपका ये आ गया। अब इसका हमने अगेन हलवा बनाना है, तो उसके लिए हमने इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ आपका जो a क्रॉस b है ना, इसका अब हम मैग्नीट्यूड लेंगे। इनसो मैग्नीट्यूड में हम a पार्ट स्क्वायर करते हैं, एंड देन फिर b पार्ट स्क्वायर करते हैं, और फिर c पार्ट स्क्वायर करते हैं, ठीक है। और अच्छा, तो 2 2s are 4 14 14s are अभी हमने लिख लिया ना 196, और प्लस 11 11 इज 121, ये तो मुझे याद है। वेल इक्वल्स टू इन सब को ऐड करके आपका निकलता है 321। मेरे ख्याल में 321 को हम किसी भी चीज़ की प्रोडक्ट में नहीं लिख सकते हैं, ये मेरे ख्याल में प्राइम नंबर है। सो अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन नंबर 1 में पुटिंग कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो 1/2 इंटू दिस, राइट, तो वो आपका है अंडर द रूट 321, और आंसर आपका होगा स्क्वायर यूनिट्स में। एंड सो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज अंडर द रूट 321 डिवाइडेड बाय दिस 2 और स्क्वायर यूनिट, ठीक है। दिस इज एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। वेल ये भी हो गया। इसमें भी कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। एंड आई थिंक हमारा जो है यहाँ पर वो ख़त्म हो जाता है, और यहाँ पर मेरे आपको बुक विजिबल है ना। सो ये पूरा एक्सरसाइज जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। 3.4 हमने क्वेश्चन 8 भी कर लिया, क्वेश्चन 9 भी, ये सारे पार्ट्स हमने कवर कर लिए, राइट। तो ये पूरा एक्सरसाइज ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इस एक्सरसाइज में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें बता सकते हैं। तो हमने ये सारा थ्योरी का कवर कर लिया, और फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज। सो कल हम अगले लेक्चर में यहाँ से शुरू लेंगे, और जो लास्ट आपका है ना, लास्ट एक्सरसाइज 3.5 है मेरे ख्याल में, तो उसको हम कल करेंगे। सो टिल देन अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।